The body is said to be in pure rolling if it is at relative rest with respect to the contact surface. इसकी सेंटर से वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट आगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा नॉट। तो ये पॉइंट की क्या हो जाएगी? वी नॉट आगे हो जाएगी ट्रांसलेशन, ओमेगा नॉट आर क्या हो जाएगी? रोटेशन की पीछे। अब इफ वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू आर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या है? जीरो। और ये जो जमीन पर रखा हुआ है इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो हम इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग इज दैट स्पेशल केस ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वेर वी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू आर। ऐसा जरूरी नहीं है कि वी नॉट ओमेगा नॉट आर के बराबर हो, अभी मैं आपको केसेस बताऊंगा जहां वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर नहीं है, कुछ और है, तब प्योर रोलिंग आ रहा है। प्योर रोलिंग का बेसिक कंडीशन, बेसिक मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी और जमीन के ये पॉइंट की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटीज क्या है? सेम है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्योर रोलिंग। अब वहीं पे अगर मान लीजिए इसको जमीन पर रखा है और ये आगे जा रहा है v1 की वेलोसिटी से, तो क्या हुआ कि ये पॉइंट की वेलोसिटी आगे हो गई v1, इस पॉइंट की आगे v0 थी, ओमेगा आर क्या था? पीछे था। तो नेट वेलोसिटी क्या थी? v0 माइनस ओमेगा आर। तो यहाँ पे v0 माइनस ओमेगा आर अगर v1 के बराबर हो जाए तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। क्लियर है क्या सबको? वहीं पे ये वी नॉट से आगे तो जा रहा है बट ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा नॉट से, इसकी वेलोसिटी v1। तो क्या हुआ? ये पॉइंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इज स्टिल v1। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो स्पीयर का लोएस्ट, ये स्पीयर बोलो, रिंग बोलो, डिस्क बोलो, इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर। तो v नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू v1। क्लियर है सबको? इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ऐसे ओमेगा नॉट है। हमारा बॉल ऊपर छत से कांटेक्ट में होके मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? v नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? v1। तो विल से दैट v1 इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर। क्लियर है क्या?
तो चाहे वो ऊपर से कांटेक्ट में है चाहे नीचे से कांटेक्ट में, जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही उस पॉइंट की भी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो दैट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। कल जाके ऐसा नहीं कि भाई ऊपर के पॉइंट से कांटेक्ट में है, वो ऊपर और नीचे दोनों कांटेक्ट में है, तो दोनों की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास Vc से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो ऊपर के पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? Vc प्लस ओमेगा आर, दिस इज V2। इसकी क्या हो गई? Vc माइनस ओमेगा आर, दैट इज इक्वल्स टू V1। कल जाके यही सवाल में अगर मान लो सिर्फ नीचे से कांटेक्ट है और ये प्लेटफॉर्म को पीछे V1 से चलाया हमने, ये आगे Vc से जा रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो विल से दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या है? Vc माइनस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस V1। क्लियर है क्या सबको? पक्का? पक्का? तो ये जो है ये प्योर रोलिंग की कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, अगर कोई बॉडी मान लो इनिशियली रेस्ट पे, तो एक तरीके से तो क्या है, V इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू ओमेगा आर है, एक तरीके से जमीन पे है, रेस्ट पे है। तो क्या इसका मतलब है कि ये अगले मोमेंट पे जब मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो ये अगले मोमेंट पे भी प्योर रोलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चेक करना है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई V इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन, यानी जो हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, ये हमारी कंडीशन है प्योर रोलिंग की, ठीक है। बट अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो प्योर रोलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करना है। या करेगी कि नहीं, कर रही है कि नहीं कर रही है नहीं बोलूंगा, फोर्स लगाने पे एक्सेलरेट करेगी, रोटेट करेगी। तो अगर वो एक्सेलरेट और रोटेट करेगी तो वो प्योर रोलिंग में करेगी कि नहीं करेगी, अगर ये चेक करना है तो आप ये चेक कर लो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिलेटिव एक्सेलरेशंस सेम है कि नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम है तो वो आगे भी प्योर रोलिंग में कंटिन्यू करेगी। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो वो आगे प्योर रोलिंग में कंटिन्यू नहीं करेगा। समझ रहे हैं क्या? अब जैसे मान लो ये पहले V0 है, ओमेगा 0 है, अब फोर्स लग रहा है, उससे कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, उससे कुछ टॉर्क आ रहा है, उससे कुछ अल्फा आ रहा है। अब अगर अल्फा आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो गया? A माइनस आर अल्फा। अब जमीन पे है तो अगर A माइनस आर अल्फा 0 हुआ तो वो प्योर रोलिंग में रहेगा। अगर A माइनस आर अल्फा 0 नहीं हुआ तो वो प्योर रोलिंग में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस 80, U 0 है 80, ओमेगा फाइनल इज व्हाट? ओमेगा इनिशियल विच इज 0 प्लस अल्फा इंटू टी। तो V इक्वल टू ओमेगा आर कब होगा? जब ये A इक्वल टू आर अल्फा, 0 नहीं, A इक्वल टू आर अल्फा हो। हाँ, जब उस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 हो या A इक्वल्स टू आर अल्फा हो, तभी तो वो प्योर रोलिंग में रहेगा। तो चाहे कोई बॉडी, और ऐसा जरूरी नहीं कि पहले रेस्ट पे, पहले प्योर रोलिंग कर भी रही है, जैसे ये भी केस, ये यहां प्योर रोलिंग कर रहा है, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब तक तो चलो सब ठीक है, टकाटक यही वेलोसिटी यही ओमेगा से वो अपना चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो इस मोमेंट पे तो प्योर रोलिंग है, अगले मोमेंट पे प्योर रोलिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे चेक करेंगे? A इक्वल्स टू आर अल्फा, ए निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, A इक्वल टू आर अल्फा। आ रहा क्या? अगर आ रहा है तो प्योर रोलिंग है, और नहीं आ रहा है तो प्योर रोलिंग नहीं है। क्लियर है क्या? अरे बोलो पक्का? पक्का सबको? तो A इक्वल्स टू आर अल्फा अगर है तो प्योर रोलिंग है, A इक्वल्स टू आर अल्फा नहीं है तो प्योर रोलिंग में कंटिन्यू नहीं करेगा। समझ रहे हैं सब लोग? अब मैं बोलने के लिए हर जगह A इक्वल टू आर अल्फा बोल दूंगा, बट वो हमेशा A इक्वल टू आर अल्फा होना जरूरी नहीं है। मैं A इक्वल टू आर अल्फा क्या एज्यूम करके बोल रहा हूँ कि जमीन रेस्ट पे है, मूव करते रहेगी तो वो सब कंडीशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी की कंडीशंस बनाई वैसे ही हम एक्सेलरेशन की भी कंडीशंस बना सकते हैं। क्लियर?
बोलिए सर। तो दोनों दोनों की वेलोसिटी ऊपर नीचे वाले की सेम नहीं है ना। तेरे ये प्लैंक और ये प्लैंक की वेलोसिटी सेम रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे v प्लस ओमेगा आ रहा है, यहाँ v माइनस ओमेगा आ रहा है, दोनों सेम नहीं हो सकता। बट तेरी ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, ये और ये भी रिलेटिव रेस्ट पे, ये और ये भी रिलेटिव रेस्ट पे है, तो प्योर रोलिंग। दो क्या 10 सरफेस पे भी कांटेक्ट रहे बट हर जगह रिलेटिव रेस्ट पे रहे तो क्या होता है, प्योर रोलिंग होता है। वो तूने एज्यूम किया हुआ है कि ओमेगा क्लॉकवाइज है, कल जाके ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि v2 ज्यादा होना चाहिए या v1 ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ v एंड ओमेगा। क्लियर है? अरे बोलो। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन इन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो फ्रिक्शन इन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन क्या होता? तो फ्रिक्शन इन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में क्या है, हमारे पास तीन केसेस है। ये v से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, एक्चुअली सभी यही थे, v से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब मान लीजिए अगर v ओमेगा r से बड़ा हो जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कहां पे, आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। अगर कल जाके v इज लेस देन ओमेगा r, ओमेगा r बड़ा है, v छोटा है, क्या होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट फॉरवर्ड। फ्रिक्शन विल एक्ट फॉरवर्ड। क्लियर है? अगर v आगे है, ओमेगा r पीछे है, v लेस देन ओमेगा r है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे, क्योंकि नेट वेलोसिटी क्या हो गई, पीछे। फ्रिक्शन क्या करता है, वेलोसिटी को अपोज करता है। उसको बाकी वेलोसिटी से क्या मतलब है, उसको किसकी वेलोसिटी से मतलब, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी। क्या ये प्योर रोलिंग का केस है? नहीं, प्योर रोलिंग है तो क्या आना चाहिए था, v इक्वल्स टू ओमेगा r चाहिए था। अगर v इक्वल्स टू ओमेगा r हो जाए तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी जीरो, assuming f external is 0, assuming f external is 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये एज्यूम करके हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन 0 रहेगा। क्लियर है क्या सबको, पक्का पक्का? तो assuming f external is 0, v equals to omega r, we will say friction will be 0 if external is 0। अगर f external 0 नहीं है तो फ्रिक्शन लग सकता है, और वो फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो वो आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, या जीरो भी लग सकता है। कब आगे लगेगा, कब पीछे लगेगा, कब जीरो लगेगा, ये अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन पक्के से क्या रहेगा, जीरो।
एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है तो जीरो भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता। इसमें एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो, फ्रिक्शन पक्के से क्या लगेगा, आगे लगेगा। और कौन सा लगेगा, काइनेटिक। इसमें इसमें भी फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा। स्टैटिक कब होता है, रिलेटिव रेस्ट। क्या वेलोसिटी जीरो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, नहीं, तो स्टैटिक क्यों लगेगा, काइनेटिक लगेगा। वहां पे जीरो है तो कौन सा है वो, स्टैटिक है। नॉन जीरो वाले केसेस में हम चेक करेंगे कभी स्टैटिक भी लग सकता है, कभी काइनेटिक भी लगता है। कैसे क्या स्टैटिक काइनेटिक ये सब हम लोग प्योर रोलिंग को भी और अच्छे से, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अभी हम प्योर रोलिंग में पढ़ेंगे। ये हमारी क्या हो गई, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के नॉन प्योर रोलिंग वाले केसेस। क्लियर है क्या, अरे बोलो सबको। अब प्योर रोलिंग में क्या होगा, अब जैसे हमने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब तो फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉन जीरो है, अब मान लीजिए आपने इसको यहां से धक्का मारा, ओरिजिनली वी और ओमेगा था, मान लो वी इक्वल टू ओमेगा आर था, मान लो या रेस्ट पे भी था मान लो, तो क्या होगा, आपने जैसे ही फोर्स एफ लगाया, ये फोर्स सबसे पहले तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, रफ सरफेस है, ये फोर्स सबसे पहले क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या ये अल्फा प्रोड्यूस करेगा, कहाँ आएगा अल्फा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आएगा क्लॉकवाइज, कितना आएगा बताओ। फ्रिक्शन एक बहुत कॉमन गलती है कि भाई फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन से पीछे लगेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फोर्स आगे लगते हुए फ्रिक्शन आगे भी लग सकता, पीछे भी लग सकता है, जैसे जरूरत रहेगी वैसे फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये केस में जब फोर्स सेंटर पे लग रहा है, देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाली कैसे जाती थी, हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जाने की टेंडेंसी कहां पे। अब वेलोसिटी तो है नहीं, तो जा तो नहीं रहा डायरेक्टली, एक्सेलरेशन जो आएगा उसके वजह से जाएगा। अब ये फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा क्या, एसीएम आ रहा, अल्फा आ रहा क्या, नहीं। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो गया, एफ बाय एम आगे, आर अल्फा क्या रहेगा, जीरो। तो नेट नेट एक्सेलरेशन कहां हो गया, आगे। तो इस केस में फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। तो आप बोलोगे सर ये तो फिर हमेशा ही ऐसा होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ सॉलिड स्पीयर, आपने फोर्स एफ लगाया स्पीयर के टॉप पे, एक्सेलरेशन क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का, एफ बाय एम। अरे भाई सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ बाय एम। सरफेस रफ है, म्यू है, बट हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जाने की टेंडेंसी कहां है। जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जाने की टेंडेंसी रहेगी उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी देखने के लिए हमने एसीएम इज इक्वल्स टू क्या किया, एफ बाय एम। फिर हमने क्या बोला टॉर्क के लिए, एफ इंटू आर सेंटर के अबाउट इज इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा इज एफ आर बाय आई, विच इज एफ आर बाय 2/5 एम आर स्क्वेयर। आर अल्फा को देखेंगे तो आर अल्फा आएगा 5f/2m। कैसा आया अल्फा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, अरे बोलो अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज।
तो ये पॉइंट पे ACM आगे हो गया, आर अल्फा पीछे हो गया। क्या बड़ा है, ACM बड़ा है कि आर अल्फा बड़ा है? ACM बड़ा है कि आर अल्फा बड़ा है? अरे ACM बड़ा है कि आर अल्फा बड़ा है? आर अल्फा। तो मतलब नेट वो पॉइंट का एक्सेलरेशन कहाँ आ गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट का? पीछे। उसकी जाने की टेंडेंसी कहाँ है? पीछे। तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। तो प्योर रोलिंग के केस में या बॉडी इज एट रेस्ट, उस केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना है तो हम पहले फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं, और फिर चेक करते हैं कि अरे ए आर अल्फा के बराबर है, ए बड़ा है कि आर अल्फा बड़ा है। जो बड़ा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा देते हैं। क्लियर है क्या सबको? पक्का? पक्का? अब ये जो था ये किस शेप के लिए था? सॉलिड स्फीयर। कल जाके हॉलो स्फीयर हो गया तो अलग किस्सा हो जाएगा। कल जाके रिंग हो गया तो अलग होगा, डिस्क होगा तो अलग होगा। फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया तो अलग है, सेंटर पे लगाया तो अलग है, R/2 पे लगाओ, R/3 पे लगाओ, 2R/3 पे लगाओ, हर केस में अलग है। तो इट्स नॉट अ थंब रूल, इट्स नॉट अ फॉर्मूला जो आप याद कर लोगे और आपका काम चल जाएगा। आपको कंसेप्चुअली करना है कि भाई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये एज्यूम करना है, सिर्फ फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या लगाना है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उस फोर्स की वजह से क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। फिर चेक करना है, अरे ACM बड़ा है कि आर अल्फा बड़ा है? आर अल्फा बड़ा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, ACM बड़ा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अगर ACM इक्वल्स टू आर अल्फा आ गया तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन लगता क्यों है? रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। रिलेटिव मोशन अगर हो ही नहीं रहा है तो अपोज किसको करेगा? है ही नहीं रिलेटिव मोशन। भाई रिलेटिव मोशन आएगा तो अपोजिशन आएगा, रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो अपोजिशन क्यों आएगा? नो अपोजिशन, फ्रिक्शन विल बी जीरो। तो अगर आपने कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कोई केस बने कि ACM जो है वो आर अल्फा के इक्वल आ जाए तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? अभी हमने फ्रिक्शन की वैल्यू तो निकाली ही नहीं है। अभी हमने ये नहीं बोला है कि मैंने इससे एक्सेलरेशन F/m निकाला तो क्या ये बॉडी का फाइनल एक्सेलरेशन है क्या F/m? तो ये बॉडी का फाइनल एक्सेलरेशन नहीं है F/m। ये तो सारी रामायण करके तूने सिर्फ ये निकाला कि फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे। अभी तुझे ये भी नहीं पता कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक। वो चेक करना अभी हमारा सेकेंड स्टेज है। अभी हम चेक करेंगे कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक। अभी तो आपने सिर्फ इतना किया है कि आगे लगेगा कि पीछे। दिस इज स्टेज 1। फ्रिक्शन आगे की पीछे पहले चेक किया, फिर स्टैटिक की काइनेटिक भी चेक कर लिया, फिर एक बार पता चल गया स्टैटिक है तो वो निकल ही गया वहीं पे, और स्टैटिक नहीं है तो फिर काइनेटिक है वो निकल गया वहां पे। ये 2 ब्लॉक सिस्टम में जिस तरीके से किया था एक तरीके से वही किया था ना, कि डब्बे साथ में मूव कर रहे हैं तो जमीन के सरफेस के साथ मूव कर रहा। अब उसमें क्या था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए वही चेक कर रहे थे हम लोग, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल के। अब फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक करने के बाद, निकालने के बाद, फिर हम क्या कर रहे थे? साथ में मूव कर रहे, तो कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए वो निकाल रहे थे। अब वो मिनिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए कैसे निकालेंगे हम लोग? लेट्स से अभी ये सॉलिड स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था वही करते हैं, सेंटर पे लगा लेते हैं फोर्स। चलिए ठीक है, F, इसमें F की वैल्यू लगेगी हमें mg/2 ले ली हम लोगों ने F की वैल्यू, या mg ले लो, mg/2 ले लो, चलो ठीक है। अब देखिए आपने ये पढ़ा है कि चाहे फोर्स कितना भी लगे सेंटर पे लग रहा है, और कोई भी शेप पे लगे, सेंटर में तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटर में किसी भी शेप पे लग रहा होगा, अल्फा क्या आने वाला है? किसके लिए? फ्रिक्शन चेक करने के लिए। अल्फा क्या आने वाला है? 0। ACM क्या आने वाला है? आगे। तो फ्रिक्शन पक्के से कहां लगने वाला है?
पीछे। अब आप बोलोगे एज्यूम फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अब सवाल यह कि फ्रिक्शन स्टैटिक है तो मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता है। भाई काइनेटिक है तो मैं म्यू एम जी बोल दूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे पता है क्या? नहीं। तो मैंने एज्यूम क्या की, एफ। आगे क्या लगाया हमने, एम जी बाय टू माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी एम। तो ए सी एम क्या हो जाएगा, जी बाय टू माइनस एफ बाय एम। बोलिए बोलिए बोलिए, एसीएम आया क्या? समझा क्या एसीएम क्या आया? हमने एज्यूम कर लिया है फ्रिक्शन अब लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये हमने कंफर्म कर लिया, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब पीछे लग रहा है तो अब हमने एज्यूम किया कि स्टैटिक लग रहा है पीछे। फिर टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स का टॉर्क क्या है, जीरो। किसका टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का। कैसा आएगा टॉर्क, क्लॉकवाइज। तो हमने अल्फा मान लिया क्लॉकवाइज। एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो एफ आर बाय आई इज अल्फा। हमें आर अल्फा चाहिए तो आर अल्फा इज व्हाट, एफ आर स्क्वायर बाय आई। अब हमने क्या किया, हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम शेप पे आ गए। अब हम बात किसके लिए कर रहे थे, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए आर अल्फा कितना हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन आई कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो 5f/2m, ये आर अल्फा आ गया। अब अगर इसको प्योर रूलिंग करना है, यानी फ्रिक्शन स्टैटिक कब लगेगा, जब ये प्योर रूलिंग करेगा, तभी तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। अगर प्योर रूलिंग नहीं करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं लगेगा। अगर प्योर रूलिंग करना है तो हमारी कंडीशन क्या है, ACM इज इक्वल्स टू आर अल्फा। डालिए ACM की वैल्यू क्या है, g/2 माइनस f/m इज इक्वल्स टू आर अल्फा इज 5f/2m। सॉल्व करेंगे इसको तो f आएगा mg/7। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ समझिए। अगर ये सरफेस का म्यू 1/7 या 1/7 से बड़ा है, हमने क्या किया, एज्यूम किया कि भाई हमको म्यू दिया हुआ नहीं था, यानी क्वेश्चन वैसे आइडियली क्वेश्चन में आपको म्यू दिया रहेगा, अभी मैंने म्यू दिया नहीं था, अभी हमने ये निकाल लिया। इससे मीनिंग क्या हुआ इसका, ये समझिए। अब फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इज एम जी, तो म्यू एम जी, तो म्यू कितना आ गया 1/7। इसका मीनिंग क्या है कि अगर म्यू 1/7 से बड़ा रहा, मान लो म्यू 1/5 है, तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है, या ये कितना है, ये 0.14 mg है। अगर म्यू 0.14 से बड़ा है, म्यू 0.2 है, तो फ्रिक्शन कितना लग सकता, 0.2 इंटू एम जी। भाई म्यू 0.2 है तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 0.2 इंटू एम जी। बट जरूरत है क्या 0.2 इंटू एम जी की, नहीं। जरूरत कितने की है, 0.14 एम जी की। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, 0.14 mg लगेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहा कि म्यू 1/7 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे इट विल अंडरगो प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर, और F विल बी इक्वल्स टू mg/7। बट अगर म्यू 1/7 से छोटा हो गया, भाई चाहिए तो mg/7 था, बट म्यू 0.1 है, mg/10 ही लग सकता है। तो क्या ये फ्रिक्शन का स्टैटिक होना संभव है, नहीं। तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन का स्टैटिक होना ये अजम्पशन गलत है। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा, एंड फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी।
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू एम जी लेके सॉल्व करके एसीएम और अल्फा निकालना पड़ेगा। बराबर है। अगर फ्रिक्शन स्टैटिक रहा, म्यू 1/7 से बड़ा रहा, तो आप इसी इक्वेशन में एफ की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, mg/7 डाल के एसीएम और अल्फा निकाल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन काइनेटिक रहा तो आप फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, इसी इक्वेशन में म्यू mg डाल दो। मैंने ये स्टेप में एक्चुअली, अब थोड़ा सा अगर मैं इसको हल्का से करूं तो ये जो अजम्पशन है ना, एज्यूमिंग एफ इज स्टैटिक, वो मैंने ऊपर लिया ही नहीं है। वो मैंने अजम्पशन कहां लिया है, ये यहां पे लिया है। भाई यहाँ पे तो ये mg/2 माइनस एफ इज इक्वल्स टू MACM, ये तो जनरल इक्वेशन है, चाहे फ्रिक्शन स्टैटिक लगे चाहे काइनेटिक लगे। FR इक्वल्स टू आई अल्फा, ये भी जनरल इक्वेशन है। सॉलिड स्फीयर है दिया हुआ है तो वो भी हमने पुट किया जनरल है, कोई कंडीशन नहीं लगाई। फिर हमने अब बोला कि अरे हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो ACM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर अल्फा। अगर ACM आर अल्फा के इक्वल नहीं रहा, यानी कि फ्रिक्शन काइनेटिक आया हमारा, तो हम वो इक्वेशन में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg डालेंगे, एक अल्फा निकलेगा और एक ACM निकलेगा। यही हमें करना था। क्लियर, समझा? क्या बुरा लग रहा है बोलिए, कुछ बुरा लग रहा है बोलिए। दिस इज द पार्ट ऑफ रोटेशन जहां लोगों को बुरा लगता है, ज्यादा बुरा लगता है। जो अभी तक वाला पार्ट उतना बुरा लगने वाला नहीं था। आई एम एज्यूमिंग जो रोटेशन वाला प्योर रोटेशन बोलो, वो वाले केसेस ऐसे नहीं थे। यहाँ थोड़ा सा ये लगता है, बट दिस इज अ वेरी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि भाई क्या हो रहा है। पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी आगे है तो फ्रिक्शन पीछे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी पीछे है तो फ्रिक्शन आगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो फ्रिक्शन हमें पता नहीं है। फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशंस चेक करके। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फ्रिक्शन को इग्नोर करके एसीएम निकालेंगे, फ्रिक्शन को इग्नोर करके आर अल्फा निकालेंगे। एसीएम और आर अल्फा में जो बड़ा आएगा उसके अपोजिट में हम फ्रिक्शन लगाएंगे। अब ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन फिक्स होने के बाद हम बोलेंगे अरे फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है, तो हम पहले स्टैटिक एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में म्यू दिया था कि भाई म्यू 1/5 है, तो मैं बोलूंगा अरे वाह म्यू 1/5 है, मेरा म्यू से फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन क्या आ गया, कम आ गया, तो बहुत बढ़िया, इट विल मूव टुगेदर और ये केस हो जाएगा। और अगर मान लो गलती से म्यू 1/5 नहीं दिया था, 1/10 दिया था, तो मैं बोलूंगा यार mg/10 से तो काम चलने वाला नहीं है। फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg लगेगा, तो mg/10 फ्रिक्शन लगाऊंगा, mg/10 इसमें डालूंगा, आंसर आ जाएगा। तो बेसिक कंसेप्चुअली जो है आपका इतना ही है। अब इसमें थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं, गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें और नहीं होती है। थोड़ी बहुत किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे फोर्स सेंटर पे नहीं लगाएंगे। अब ऑब्वियसली मैंने तो इजी करने के लिए फोर्स सेंटर पे लगा दिया। अब फोर्स सेंटर पे नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, तो आपको पहले एसीएम और आर अल्फा दोनों निकाल के फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। सेंटर पे लग रहा है तब तो पक्का था कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। उस केस में आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। दूसरा, पहली इक्वेशन तो वैसे ही बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन में एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा किया है, उसमें दो टॉर्क आएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स का और एक फ्रिक्शन का। दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, वो आपको आपके डायरेक्शंस के हिसाब से चेक करना है, पता करना है, फिर उस कंडीशन में पुट करना है। फिर वही स्टोरी है हमारी। बोलिए सर। एक ही जगह पे नहीं कर रहा है, आप प्योर रोलिंग ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि प्योर रोलिंग कर रहा है। जैसे गाड़ी का जो आपकी गाड़ी का चक्का चल रहा है वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, तो प्योर रोलिंग भी कोई एक समय पे ऐसा हुआ होगा कि वो आपकी गाड़ी का चक्का प्योर रोलिंग में था, तो वो प्योर रोलिंग में ये पॉइंट की वेलोसिटी 0 आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट फिक्स्ड हो गया। इट्स अ रिजिड बॉडी, द पॉइंट विल मूव। अगले मोमेंट पे कोई दूसरा पॉइंट आएगा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा, वो भी पॉइंट किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो जो पॉइंट्स रेस्ट पे है वो पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली
चेंज होते जा रहे हैं, उसके अबाउट गोल घूम रहा है ऐसा नहीं है, उसके अबाउट गोल घूम रहा है, ये एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड एज IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। बट वो थोड़ा सा हम लोग अभी नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर, पहले हम लोग ये सब चीजें सेट करते हैं अच्छे से, फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी आएंगे। टच करेगा बॉल, जमीन पे डालोगे तो टच करके ही जाएगा, हवा में थोड़ी जाएगा। और स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसके लिए तो टच तो है ही ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि बॉल गुंडालेगा तो हवा में रहेगा ही नहीं किसी भी समय पे, तो बॉल को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू किसी बॉल को गुंडाल देगा यहाँ पे, तो वो बॉल प्योर रोलिंग कर रहा है कि प्योर रोलिंग नहीं कर रहा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तो देख के जजमेंट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है करके, तो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, देयर इज नो गोइंग टू बी स्पेशल कि ये प्योर रोलिंग में एकदम से कुछ ये चेंज हो जाएगा या वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शंस नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, वो सब ठीक है, बट मोशन देखने में इट विल बी रिमेनिंग द सेम। क्लियर? किसी को और कुछ बुरा लग रहा है? अरे बोलो, पक्का? सर अगले आप ही सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, तो एक सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए, इजी करें कि गंदगी करें, बताओ। लिखे सवाल। फाइंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू find the minimum value of mu for the body to be in pure rolling। हाँ हाँ,
हाँ हाँ। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले फ्रिक्शन कहाँ आएगा। तो आप देखेंगे, तो बेसिकली मैं स्टेप्स ये कर रहा हूं, आर अल्फा कितना आने वाला है सर, बताएंगे सर। आर अल्फा कितना आया। आई ओमेगा, आई ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम, आर अल्फा इज टॉर्क। टॉर्क, हाँ टॉर्क, आर अल्फा भी टॉर्क नहीं होता है, आई अल्फा होता है वो। और मैं तो ना देखो टॉर्क पूछा ना देखो एंगुलर मोमेंटम पूछा, मैंने आर इंटू अल्फा कितना आया पूछा है। हाँ, आवाज ही नहीं आई। अरे आर अल्फा कितना आ रहा है सर। क्या कर रहे थे आप इतनी देर से अभी। मैंने पूरा शांति से अभी बताया आपको कि भाई फ्रिक्शन को इग्नोर करो, टॉर्क निकालो इक्वल्स टू आई अल्फा करो, हॉलो स्पीयर है, आय पता है, वैल्यू डालना है, यानी और क्या करके कैसे समझाया जाए बताओ। नहीं समझाया तो ना आप डाउट पूछ रहे हैं, सॉल्व करने को दिया तो आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने आप थोड़ी जादू से होने वाला है। हाँ सर, आर अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3g/2m। 2m ना, नहीं 3g/2। आर अल्फा इज 3g/2, एक्सेलरेशन इज, एसीएम कितना है जी। ये सब हमने फ्रिक्शन इग्नोर करके एज्यूम किया। अब आर अल्फा कहाँ था, पीछे था, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगा, आगे। दैट वाज स्टेज 1 की फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे निकाली। अब स्टैटिक की काइनेटिक निकालने के लिए mg प्लस एफ इज इक्वल्स टू m इंटू acm। acm इज इक्वल्स टू g प्लस f बाय m। mg इंटू r माइनस f इंटू r इज आई अल्फा। तो एम जी आर, मैंने अल्फा कैसे माना है, अल्फा मैंने क्लॉकवाइज माना है। तो एम जी आर माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आर 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 कट, आर अल्फा इज ए, सॉरी अभी भी नहीं डालते हैं, बाद में डाल देंगे।
एम जी माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2/3 एम इंटू आर अल्फा। अब क्या है, अब हम प्योर रोलिंग की कंडीशन ले लेंगे। प्योर रोलिंग की कंडीशन लेंगे तो क्या डाल देंगे, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो एम जी माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2m/3 इंटू आर अल्फा। आर अल्फा किसके बराबर है, ए के। ए कितना था, जी प्लस एफ बाय एम। तो एम जी माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2mg/3 प्लस एम कट 2f/3। ये इधर तो क्या हो गया, mg/3। f plus 2f/3 is what, 5f/3। 3 कट, f क्या हो गया, mg/5। f क्या हो गया, mg/5। तो बेसिकली अगर म्यू 1/5 रहेगा तो काम चल जाएगा, म्यू 1/5 से ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा तो काम चल जाएगा। नोट कीजिए फटाफट। हाँ, हाँ बोलिए, डन। तो ये हुआ कि हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना सबको। चलिए, दिस इज अ डिस्क। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस h so that the disk continues to be in pure rolling motion even on a smooth surface। हमें सवाल क्या है, एक मिनट, सवाल क्या है कि स्मूथ सर्फ मतलब फ्रिक्शन के बिना ही ये क्या करना चाहिए, प्योर रोलिंग करना चाहिए।
हाँ, क्या होगा? टॉर्क क्या लगेगा? एफ एच इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो एफ एच इज इक्वल्स टू आई इज व्हाट? एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। तो 2 FH बाय एम इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू आर अल्फा। और ACM क्या है? F बाय एम। यू इक्वेट बोथ, तो 2FH बाय एम आर इज F बाय एम। FF कट जाएगा, MM कट जाएगा, H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R बाय 2। तो H इक्वल्स टू R बाय 2 इज दैट वो दिव्य पोजीशन जिसपे बिना फ्रिक्शन के भी ये प्योर रोलिंग करेगा। तो चाहे सरफेस रफ रहे चाहे सरफेस स्मूथ रहे, फ्रिक्शन क्या लगेगा? 0। अगर R/2 से आप ऊपर जाओगे या R/2 से नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंसेप्चुअली समझोगे तो R/2 वो पॉइंट है जहां पे फ्रिक्शन 0 है। आप सोचिए आप R/2 से ऊपर गए तो आपने ACM चेंज किया क्या? नहीं, बट टॉर्क बढ़ाया कि कम किया? बढ़ाया। तो अल्फा भी बढ़ाया, तो आर अल्फा बढ़ाया, तो फ्रिक्शन आर अल्फा बढ़ाया मतलब पीछे वाला एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे। आप उस पॉइंट R/2 से नीचे आ गए, R/2 से नीचे आ गए, टॉर्क कम हुआ। टॉर्क कम हुआ मतलब अल्फा कम हुआ, मतलब आर अल्फा कम हुआ, ए ज्यादा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कहां चेंज होगी? जहां डायरेक्शन चेंज होगी तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? 0। तो ये बॉडी पे अगर आप सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लगने वाला फ्रिक्शन क्या होता जाएगा? पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन कम होते जाएगा। R/2 पे पहुंच गए तो वो फ्रिक्शन क्या हो गया? 0। और ऊपर गए, फ्रिक्शन कहां लगने लग गया? आगे। क्लियर है क्या सबको? बहुत ही बढ़िया। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ प्योर रोलिंग। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ सवाल और कुछ आगे के कंसेप्ट्स और हैं, वो हम पढ़ेंगे कल। तब तक आप लोग पुराना टिप लीजिए।